आज की तेज रफ्तार दुनिया में कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग एक भीड़-भाड़ वाला चौराहा बन गया है। हर तरफ से विचार आ रहे हैं, काम आ रहे हैं, सूचनाएं आ रही हैं और हम बीच में खड़े हैं, बस ट्रैफिक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो लगता था कि ये शायद बस ज्यादा कान की वजह से है, पर असल में कहानी कुछ और ही है। तो इसी दिमागी उलझन या जिसे मानसिक अव्यवस्था कह सकते हैं, उसे सुलझाने के लिए आज हम एस.जे. स्कॉट की किताब डीक्लटर योर माइंड के कुछ हिस्सों में गहरी उतरने वाले हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि इस किताब से वो तरीके निकालें जो हमारे दिमाग के शोर को थोड़ा शांत कर सके। हम ये समझेंगे कि ये दिमागी खिचड़ी बनते क्यों है और इससे निपटने के लिए हम कौन सी आदतें अपना सकते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक एहसास नहीं है। स्रोतों के मुताबिक ये जो तनाव है, इसका हमारे शरीर पर सीधा असर पड़ता है। हमारी नींद खराब होती है, शरीर में दर्द रहता है। ये किताब आज के दौर की बहुत ही आम समस्या का एक बहुत ही व्यवस्थित समाधान देती है। ये सिर्फ कम सोचो कहने वाली बात नहीं है, बल्कि उस शोर को बंद करने का तरीका बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसकी परतें खोलते हैं। ये दिमागी उलझन आती कहाँ से है? किताब एक चौंकाने वाली बात शुरू होती है। हमारे दिमाग की ज्यादातर थकान भारी भरकम काम से नहीं, बल्कि दिन भर लिए जाने वाले सैकड़ों छोटे छोटे फैसलों से होती है। सुबह क्या पहने से लेकर नाश्ते में क्या खाएं, कौन सा ईमेल पहले पढ़ें, रात को क्या देखें तक। हाँ, ये सब मिलकर हमारे दिमाग की बैटरी खत्म कर देते हैं। बिल्कुल, इसी को डिसीजन फटीग या फैसलों से होने वाली थकान कहते हैं। सोचिए, हमारे दिमाग की जो विल पावर है वो सुबह 100% चार्ज होती है। हर छोटे बड़े फैसले के साथ ये बैटरी थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। यही वजह है कि दिन के आखिर में हम थके हुए होते हैं और अक्सर खराब फैसले लेते हैं, जैसे कि जंक फूड ऑर्डर करना। किताब में बराक ओबामा का उदाहरण है। वो रोज एक ही रंग के सूट पहनते थे ताकि उन्हें एक फैसला कम लेना पड़े। सही, ताकि वो अपनी मानसिक ऊर्जा जरूरी चीजों के लिए बचा सकें। ये तो बहुत दिलचस्प है और ये मुझे किताब के दूसरे बड़े आइडिया पर लाता है, जिसे पैराडॉक्स ऑफ चॉइस या पसंद का विरोधाभास कहा गया है। हमें लगता है कि जितने ज्यादा विकल्प होंगे हम उतने ही आजाद और खुश होंगे, पर किताब कहती है कि इसका असर उल्टा होता है। रहते हैं और खुश रहते हैं। अब सोचिए, आप दूसरी दुकान में जाते हैं जहाँ 50 तरह के जैम रखे हैं, अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग ब्रांड, शुगर फ्री, ऑर्गेनिक। तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, चिंता करेंगे कि कहीं मैंने सबसे अच्छा वाला तो नहीं छोड़ दिया, और शायद जैम खरीदने के बाद भी आपको वो संतुष्टि नहीं मिलेगी। यही वो विरोधाभास है। ज्यादा विकल्प हमें आजाद नहीं, बल्कि परेशान और असंतुष्ट कर देते हैं। और बात सिर्फ विकल्पों की ही नहीं है, बल्कि हमारे आसपास मौजूद बहुत ज्यादा सामान की भी है। चाहे वो असल चीजें हों या फिर डिजिटल जानकारी, हम बस इकट्ठा करते रहते हैं। हाँ, और किताब इस बात पर जोर देती है कि हमारा दिमाग वो भौतिक और डिजिटल अव्यवस्था में फर्क नहीं करता। आपके डेस्क पर पड़ा फालतू सामान और आपके फोन में भरे 50 अनरीड नोटिफिकेशंस दोनों दिमाग पर एक जैसा बोझ डालते हैं। इस लगातार उत्तेजना का नतीजा ये होता है कि हम सोच समझकर अपने लक्ष्यों के हिसाब से काम करने के बजाय जीवन की मांगों पर सिर्फ प्रतिक्रिया देते रहते हैं। हम ड्राइवर सीट से हटकर पैसेंजर सीट पर आ जाते हैं। तो ठीक है, हमने समस्या तो समझ ली। दिमाग थक रहा है, विकल्प परेशान कर रहे हैं और सामान और जानकारी का बोझ हमें दबा रहा है। तो अब सवाल ये है कि हम ड्राइवर सीट पर वापस कैसे आए। किताब कुछ बहुत ही व्यवहारिक आदतें बताती है और पहली आदत हैरान करने वाली रूप से सरल है, गहरी और केंद्रित सांस लेना। और ये सिर्फ एक गहरी सांस लो कहने जैसा नहीं है, इसके पीछे का विज्ञान कमाल का है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे शरीर का इमरजेंसी सिस्टम चालू हो जाता है, जिसे फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो मोड कहते हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। हाँ, सांसें छोटी हो जाती हैं। किताब के अनुसार जब हम जानबूझकर गहरी और धीमी सांस लेते हैं तो हम शरीर को एक सिग्नल भेजते हैं कि सब ठीक है। इससे शरीर का इमरजेंसी सिस्टम बंद हो जाता है और रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स यानी आराम की प्रतिक्रिया चालू होती है। तो ये एक तरह से शरीर का अपना ही एक रीसेट बटन है। किताब इसे सही तरीके से करने के 4 प्रमुख तरीके बताती है। पहला, अपनी मुद्रा सुधारें, मतलब सीधे बैठें। दूसरा, शरीर में कहाँ कहाँ तनाव है उसे महसूस करें, जैसे कंधे या जबड़े। तीसरा, हमेशा नाक से सांस लें। और चौथा, पेट से सांस लें, यानी सांस लेते समय पेट फूलना चाहिए, छाती नहीं।
और इसके फायदे सिर्फ मानसिक शांति तक ही सीमित नहीं है। स्रोत बताते हैं कि गहरी सांस लेने से शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, खून में ऑक्सीजन का स्तर सुधरता है, पाचन में मदद मिलती है और यहाँ तक कि ये वजन नियंत्रण में भी सहायक हो सकता है। ये एक छोटी सी आदत है जिसके शारीरिक और मानसिक फायदे बहुत बड़े हैं। और इसे आदत बनाने के लिए किताब 7 बहुत सीधे कदम बताती है। एक समय तय करें, एक शांत जगह ढूंढें, शुरुआत में 5-10 मिनट का टाइमर लगाएं, आराम से बैठें, 4 तक गिनते हुए सांस अंदर लें और 4 तक गिनते हुए बाहर छोड़ें। इसे धीरे धीरे करें और सबसे जरूरी नियमित रूप से अभ्यास करें। ठीक है, तो गहरी सांस लेने से शरीर शांत होता है, लेकिन उन विचारों का क्या जो दिमाग में लगातार चलते रहते हैं? यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। किताब हमारे विचारों की शक्ति पर बात करती है और हेनरी फोर्ड का एक मशहूर कथन दोहराती है, चाहे आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, दोनों ही सूरतों में आप सही हैं। ये सीधे तौर पर हमारे नेगेटिविटी बायस यानी नकारात्मकता के पूर्वाग्रह से जुड़ा है। हमारा दिमाग वो बुरी खबरों और नकारात्मक विचारों पर ज्यादा ध्यान देने के लिए बना है। ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है, लेकिन आज की दुनिया में ये हमें बेवजह चिंतित और दुखी करता है। किताब सिर्फ ये समस्या बताकर नहीं छोड़ती, बल्कि इससे निपटने की एक बहुत शक्तिशाली रणनीति भी देती है, जिसे विचारों का साक्षी बनना या बी द वॉचर कहा गया है। साक्षी बनना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपने विचारों से लड़ें नहीं, उन्हें दबाएं नहीं और ना ही उन्हें जज करें। बस उन्हें ऐसे देखें जैसे आप एक रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर गुजरती हुई ट्रेनों को देख रहे हैं। एक नकारात्मक विचार आया, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये एक ट्रेन की तरह है। आपने उसे देखा और उसे जाने दिया। आप उस ट्रेन पर चढ़े नहीं। आप ट्रेन नहीं है, आप तो बस देखने वाले हैं, यानी साक्षी हैं। जैसे ही आप अपने और अपने विचारों के बीच ये दूरी बना लेते हैं, उन विचारों का आप पर असर कम हो जाता है। आपको एहसास होता है कि आप अपने विचार नहीं हैं। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लग रहा है, लेकिन अभ्यास में मुश्किल होगा। ये एक और बड़ी दिमागी उलझन से जुड़ता है, टाल मटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन। स्रोत में एक बेहतरीन बात कही गई है, टाल मटोल एक क्रेडिट कार्ड की तरह है। जब तक बिल नहीं आता तब तक बहुत मजा आता है। और यह भी बताया गया है कि टाल मटोल की वजह से हर हफ्ते लगभग एक पूरा कामकाजी दिन बर्बाद हो सकता है। और इसका कारण अक्सर आलस नहीं बल्कि डर होता है, असफलता का डर, या कभी-कभी सफलता का डर भी। हाँ, हम उस काम से जुड़ी बेचैनी से बचने के लिए उसे टालते रहते हैं। किताब इसका एक बहुत ही व्यावहारिक समाधान देती है, जो सिर्फ बस कर डालो कहने से कहीं बेहतर है। ये एक पूरा सिस्टम है। सिस्टम, ये क्यों परिभाषित करने वाली बात दिलचस्प है, लेकिन क्या ये असल में काम करता है? अक्सर तो हमें पता होता है कि कोई काम क्यों जरूरी है, फिर भी हम उसे टालते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। किताब कहती है कि क्यों सिर्फ जानना काफी नहीं है, उसे महसूस करना जरूरी है। सिर्फ ये सोचना कि मुझे एक्सरसाइज करनी है ताकि मैं फिट रहूं काफी नहीं है। आपको उस एहसास से जुड़ना होगा कि फिट होने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे, ज्यादा ऊर्जावान, ज्यादा आत्मविश्वासी। उस इमोशन को याद करना होगा। इसके बाद किताब कुछ कदम बताती है। एक, पहले से योजना बनाएं। रात में ही अगले दिन के 3 सबसे जरूरी काम तय कर लें। 2, काम को छोटे हिस्सों में तोड़ें। एक किताब लिखो, बहुत बड़ा काम है, लेकिन आज 500 शब्द लिखो, किया जा सकता है। और अपने सबसे प्रोडक्टिव समय में काम करें। और आखिरी, तैयारी पहले से करें। जैसे अगर सुबह जिम जाना है तो रात में ही कपड़े निकाल कर रख ले। बिल्कुल, ये शुरू करने के आलस को कम करता है। तो हमने अपने अंदरूनी विचारों को साधना और टाल मटोल से निपटना सीख लिया। लेकिन क्या हो अगर हमारा बाहरी माहौल ही शोर से भरा हो? यहीं पर किताब का अगला बड़ा आइडिया आता है, अपने जीवन को सरल बनाना, मतलब सिंप्लीफिकेशन। हाँ, और ये सरलीकरण 3 स्तरों पर काम करता है, भौतिक, डिजिटल और गतिविधियां। भौतिक सरलीकरण के लिए किताब में विलियम मॉरिस का एक सुंदर कथन है, अपने घर में ऐसी कोई चीज ना रखें जिसे आप उपयोगी नहीं जानते या सुंदर नहीं मानते। इसका मतलब है कि हमारे आसपास की हर चीज का या तो कोई मकसद होना चाहिए या उसे देखकर हमें खुशी मिलनी चाहिए, बाकी सब सिर्फ अव्यवस्था है। और ये बात डिजिटल दुनिया पर भी उतनी ही लागू होती है। मुझे लगता है हम सब ने ऐसा किया है, सोफे पर बैठकर 15 मिनट तक सिर्फ ये स्क्रॉल करते रहना कि क्या देखें, और फिर थक कर फोन बंद कर देना।
किताब के हिसाब से ये भी एक तरह की डिसीजन फटीग ही है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि हम अक्सर अपने गैजेट्स के गुलाम बन जाते हैं। हम असल दुनिया के रिश्तों और अनुभवों पर वर्चुअल अनुभवों को तरजीह देने लगते हैं। इसका सुझाव ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी छोड़ दें, बल्कि ये है कि हम अपने डिजिटल समय का ईमानदारी से मूल्यांकन करें कि क्या हम सोच समझकर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या ये सिर्फ एक आदत बन गई है। सही बात। अपने मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों की रक्षा के लिए स्पष्ट सीमाएं तय करना बहुत जरूरी है, जैसे कि सोने से 1 घंटे पहले कोई स्क्रीन नहीं देखना। और आखिरी स्तर है अपनी गतिविधियों को सरल बनाना। हमारी संस्कृति में समय ही पैसा है वाली मानसिकता इतनी गहरी हो गई है कि हम व्यस्त रहने को महत्वपूर्ण होने के बराबर मानने लगे हैं। अगर कोई कहता है कि वो बहुत बिजी है तो हम सोचते हैं कि वो बहुत जरूरी काम कर रहा है। ये हमारी संस्कृति पर एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। किताब में विनी द पूह के हवाले से कुछ न करने के मूल्य यानी वैल्यू ऑफ डूइंग नथिंग पर जोर दिया गया है। कभी-कभी कुछ न करना ही सबसे प्रोडक्टिव चीज होती है, क्योंकि तभी हमारे दिमाग को आराम करने और नए विचारों को जन्म देने का मौका मिलता है। ये एक बहुत ही अलग नजरिया है। मतलब आलसी बनना नहीं, बल्कि जानबूझकर अपने लिए खाली समय निकालना। हाँ, बिल्कुल। स्रोत ड्यूक यूनिवर्सिटी के ओमिक साफी का जिक्र करते हैं, जो कहते हैं कि हमने दिल और आत्मा की स्थिति पर होने वाली धीमी बातचीत को खो दिया है। हम हर पल को भरने की कोशिश करते हैं। किताब का तर्क है कि एक बिंदु के बाद व्यस्तता उल्टे नतीजे देने लगती है और ये सिर्फ थकावट और बर्नआउट का कारण बनती है। यह पहचानना जरूरी है कि कौन सी गतिविधियां हमारे जीवन में सच में मूल्य जोड़ रही हैं और कौन सी सिर्फ हमारा समय भर रही हैं। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने मानसिक अव्यवस्था के कारणों को समझा, जैसे फैसलों से होने वाली थकान और पसंद का विरोधाभास। फिर हमने इससे निपटने के लिए कुछ आदतें देखीं, गहरी सांस लेना, अपने विचारों का साक्षी बनना, टालमटोल के लिए एक सिस्टम बनाना और अपने जीवन को सरल बनाना। ये तो एक साफ दिमाग के लिए पूरी टूलकिट जैसी लग रही है। इसका मुख्य संदेश मुझे इंटेंशन या सचेत इरादे का लगता है। चाहे अपने विचार चुनना हो, अपनी प्राथमिकताएं तय करनी हो या अपना समय कैसे बिताना है, लक्ष्य एक प्रतिक्रियाशील अवस्था से एक सक्रिय और सचेत अवस्था में जाना है। ये सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय अपनी भलाई को सहारा देने वाले सिस्टम बनाने के बारे में है, जैसे टालमटोल से निपटने के लिए बनाया गया सिस्टम। ये आदतें हमें ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालती हैं। वहाँ एक आखिरी विचार है जिस पर सोचा जा सकता है, जो इन स्रोतों पर आधारित है लेकिन जिसकी सीधे तौर पर चर्चा नहीं हुई। ये किताब दिमाग को साफ करने के लिए व्यक्तिगत आदतों पर बहुत ध्यान केंद्रित करती है, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन हमारा परिवेश, हमारे काम करने की जगह, हमारे शहर, हमारे सोशल नेटवर्क्स, ये सब भी तो हमारे दिमाग को अस्त व्यस्त करते हैं। तो सवाल ये है कि हम अपने परिवेश को कैसे डिजाइन कर सकते हैं ताकि वो दिमागी उलझन बढ़ाने की बजाय उसे कम करने में मदद करे। एक अव्यवस्था मुक्त समाज कैसा दिखेगा?